ग्लोबल टेंशन बढ़ते ही सबसे पहले इम्पैक्ट कहीं दिखता है तो वो डायरेक्टली न्यूज में नहीं बल्कि लोगों की फाइनेंशियल लाइफ में दिखता है। और अभी ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट ने एग्जैक्टली वही किया है। खासकर उन एनआरआईज के लिए जिनका इंडिया में होम लोन चल रहा है, उनके लिए सिचुएशन धीरे धीरे रिस्की होती जा रही है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ईएमआई पर असर कैसे पड़ता है, इनकम और रेमिटेंसेस कैसे इंपैक्ट होते हैं, रूल्स के हिसाब से टैक्स बेनिफिट्स कैसे काम करते हैं, डिले होने पर क्या लीगल इम्पैक्ट होता है और एनराइज को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबी टेक एड पर। एनराइज के लिए होम लोन सिर्फ ईएमआई नहीं होता, बल्कि अक्सर ये फैमिली होम, फ्यूचर रिटर्न प्लान या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। लेकिन लोन एग्रीमेंट खुद वॉर से नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की कंडीशंस बदल जाती हैं, जैसे इनकम स्टेबिलिटी, पैसे भेजने की ईज, करेंसी मूवमेंट और रीपेमेंट कैपेसिटी। ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। इसका डायरेक्ट असर ये है कि आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से होम लोन रेट्स अभी भी 8.4% से 9.5% के बीच बने हुए हैं। इसका असर हाउसिंग मार्केट पर भी दिख रहा है, जहां ईयरली 2026 में सेल्स करीब 7% तक गिर चुकी है। अब बात आती है एनराइज की एक्चुअल प्रॉब्लम की। खासकर गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले एनराइज के लिए इनकम विजिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि इंडिया में रेमिटेंसेस का बड़ा हिस्सा गल्फ से आता है। वहीं स्लो डाउन आने का सीधा असर ईएमआई रीपेमेंट पर पड़ता है। साथ ही ट्रैवल डिसरप्शन की वजह से इंडिया आकर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करना भी मुश्किल हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पूरी सिचुएशन का असर 3 तरीके से आता है: इनकम डिसरप्शन, रेमिटेंसेस डिले और रीपेमेंट प्रेशर। अगर ओवरसीज इनकम अनसर्टेन हो जाती है तो ईएमआई डायरेक्टली प्रेशर में आ जाती है, और अगर इनकम ठीक भी है तब भी वोलेटाइल टाइम में पैसे भेजना स्लो या कॉस्टली हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक ईएमआई मिस होती है, मामला ग्लोबल इशू नहीं रहता, बल्कि इंडिया में लेंडर साइड डिफॉल्ट बन जाता है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि होम लोन ईएमआई को पूरी तरह फॉरेन रेमिटेंस पर डिपेंड नहीं रखना चाहिए। इंडिया साइड पर एक छोटा बफर रखना, जैसे एनआरई या एनआरओ अकाउंट में बैलेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अब समझते हैं करेंसी और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट। एनआरआई की अर्निंग फॉरेन करेंसी में होती है, लेकिन लोन जो है वो रुपी में होता है। इसका मतलब ईएमआई अमाउंट पेपर पर नहीं बदलता, लेकिन एक्चुअल बर्डन करेंसी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अगर रुपी वीक होता है तो रीपेमेंट आसान लग सकता है, लेकिन अगर अर्निंग करेंसी वीक हो जाए या इनकम इरेगुलर हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ एक और लेयर जुड़ती है: हायर क्रूड प्राइसेस इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, जिससे रेट कट्स डिले होते हैं। इसका असर फ्लोटिंग रेट लोन्स पर पड़ता है, जहां ईएमआई बढ़ सकती है या टेन्योर लंबा हो सकता है। इस तरह लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी अनसर्टेन हो जाती है। अब बात करते हैं टैक्स रूल्स की, जो एनआरआईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैक्स रिजीम चूज करते हैं। ओल्ड रिजीम में इंटरेस्ट डिडक्शन सेक्शन 24 सब क्लॉज बी के तहत और प्रिंसिपल डिडक्शन सेक्शन 80 सी के तहत मिलती है। कुछ केसेस में सेक्शन 80 ईईए भी लागू होता है। वहीं न्यू रिजीम में टैक्स रेट्स कम होते हैं, लेकिन डिडक्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, खासकर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। इंटरेस्ट डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पर मिलता है, यानी अगर ईएमआई डिले हो जाए तभी भी इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते वो ड्यू हो और लेंडर का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। लेकिन प्रिंसिपल डिडक्शन सेक्शन 80 सी के तहत पेमेंट बेसिस पर मिलता है, यानी जिस साल पेमेंट एक्चुअली किया गया है उसी साल बेनिफिट मिलेगा। अगर पेमेंट डिले होता है तो डिडक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो जाता है। अब अगर ईएमआई डिले हो जाए तो सबसे पहला असर लेंडर के साथ रिलेशन पर पड़ता है। पीनल चार्जेस लग सकते हैं, रीपेमेंट रिकॉर्ड खराब हो सकता है, और अगर 90 दिन से ज्यादा डिले हो जाए तो लोन एनपीए कैटेगरी में जा सकता है। ये पूरी तरह बैंकिंग साइड का इशू बन जाता है। टैक्स साइड पर डायरेक्ट पेनल्टी नहीं होती, लेकिन डिडक्शंस पर असर पड़ सकता है। अब सवाल आता है, क्या इस सिचुएशन में एनआरआईज को कोई रिलीफ मिल सकता है? अभी तक ऐसा कोई क्लियर संकेत नहीं है। पहले कोविड के समय कुछ लिमिटेड रिलीफ दिया गया था, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन अभी कोई ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो तब तक ईएमआई ऑब्लिगेशंस और टैक्स रूल्स सेम ही रहेंगे। इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि ईएमआई अमाउंट बदलता नहीं है, लेकिन उसे चुकाने की एबिलिटी बदल सकती है। इसीलिए प्लानिंग सिर्फ ईएमआई अकाउंट देखकर नहीं, बल्कि इनकम स्टेबिलिटी, रेमिटेंस, टाइमिंग और बफर मैनेजमेंट के हिसाब से करनी होगी।
तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखती हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।